जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 62 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये एओपी का चैप्टर निकालो। एओपी के चैप्टर में ना एक पेज आ रहा है, पेज नंबर 247 ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अच्छा, कोई एक प्रॉपर्टी है, कोई एक घर है, तो उसके ऊपर टैक्स किसने देना होता है? टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इज जनरली पेएबल बाय द पर्सन हु ओन्स द प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें ना जरूरी नहीं कोई एओपी की बातें हों। एओपी के चैप्टर में मैंने डाला हुआ है, एक दो और बातें भी हैं, किसी और जनरल सी बातें हैं। किसी बंदे ने घर किराए पे दे दिया है, वही बंदा घर का किराए पे टैक्स देगा ना। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इज जनरली पेएबल बाय पर्सन हु ओन्स द प्रॉपर्टी। लेकिन कई दफा लोग ऐसा करते हैं कि प्रॉपर्टीज ना जानबूझ के दूसरे के नाम लगवा देते हैं, किसी गरीब बंदे के, किसी ऐसे बंदे के जिसको कोई जानता ना हो, और फिर कहते हैं ये प्रॉपर्टी तो मेरी है ही नहीं, इसलिए मैंने इस पर टैक्स नहीं देना। और वो गरीब बंदा बेचारा ऐसा होता है, वो इधर उधर होता है, हुकूमत को पकड़ा भी नहीं जाता। बड़े बंदे तो जरा पकड़े जाते हैं आराम से कि यार ये बंदा इधर आ रहा है, जा रहा है, गाड़ियों पे आगे पीछे दाएं बाएं। तो कई दफ़ा लोग जो है वो प्रॉपर्टी किसी ऐसे बंदे के नाम लगवा देते हैं जिसको कोई जानता भी ना हो, और फिर उस बंदे को देखें, मिसाल के तौर पे इचरा के अंदर वो 10वीं गली के अंदर जो है वो सेकंड फ्लोर किसी ने या फर्स्ट फ्लोर किसी ने किराए पे दिया हुआ है, कोई सादा सा बंदा है। अब किसको पता है? हुकूमत सारे बंदों को तो नहीं पकड़ सकती। तो कई दफ़ा हुकूमत, कई दफ़ा लोग जानबूझ के, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनके तो नाम एफबीआर में वैसे ही आ रहे होते हैं, और जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, बड़े टैक्स देने वाले, उनका तो एफबीआर के रिकॉर्ड से चेक किया जा सकता है ये प्रॉपर्टी उनके नाम है या नहीं। बल्कि उसका नाम डाला जाए तो सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस की कहाँ कहाँ मौजूद है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज अपने नाम नहीं रखते, दाएं बाएं किसी लोगों के नाम लगवा देते हैं। तो जब कोई बंदा, मिसाल के तौर पे ऐसी अजीब सी बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे शेख रशीद साहब चाहें यार मेरी जो है वो 25-30 प्रॉपर्टीज हैं, मैं 15-20 किसी और के नाम लगवा देता हूँ ताकि जो है वो मैं पकड़ा ना जाऊं। तो वो छोटे लोगों को ऐसे पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि किसी ने कहीं प्रॉपर्टी, किसी की कहीं प्रॉपर्टी। बड़े बंदे का तो नाम साइट पे डाला जाए तो सारी उसकी प्रॉपर्टीज नाम पे आ जाती हैं कि उसने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ली हुई हैं। तो कहते हैं टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इज जनरली पेएबल बाय पर्सन हु owns the property. However, sometimes property is transferred for tax avoidance. लेकिन कई दफा प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, ये मुझे जो मैं बता रहा था, फॉर टैक्स बचाने के लिए जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। तो अवॉइड सच प्रैक्टिस रेलेवेंट प्रोविजंस आर एज फॉलोज। इसको सामने रखते हुए लॉ मेकर ने कुछ असूल बना दिए हैं ताकि लोग ये दो नंबरियां ना करें। लॉ मेकर ने रूल क्या बनाए हैं वो देख लें। अब मिसाल के तौर पे मैं ये बात करता हूं यार, मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेने लगा हूं। एग्जाम्पल 1 में शेख रशीद, मेरे साथ साथ लिखो, शेख रशीद भाई ट्रांसफरर हैं और कोई गामा पहलवान या गामा ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी। अच्छा, अब इसको मैं पॉइंट 1 से लिंक करने लगा हूं। पॉइंट 1 से लिख लें पहले। शेख रशीद भाई ट्रांसफरर हैं, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले हैं, और गामा जो है वो ट्रांसफरी है। अब शेख रशीद भाई ने गामा को बुला के कहा यार वो 2 कनाल का बंगला जो है ना फलां इलाके में, कराची में कहीं दूर करके, वो मैं तुझे ट्रांसफर कर देता हूं। तो मैं ट्रांसफरर बन गया, तू ट्रांसफरी। वो जो है कराची के जो लाहौर में तो एलडी है ना, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची में शायद केडी है वो, पता नहीं। तो वो जो फला इदारा है कराची में, उस इदारे में तेरे नाम है ये, बस चुप कर जा। उसने कहा मैंने सर ये मेरा हो गया 2 कनाल का बंगला। शेख रशीद ने कहा नहीं, एक अंदर का मुआहदा मैं और तू भी कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी असल में मेरी है, ये ऐसे ही, ये मैं अपने सेफ और लॉकर में रख लूंगा, ये लोगों को नहीं बताएंगे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, बस मैंने तुझे दी हुई है और तू मेरे से कुछ थोड़े बहुत पैसे ले लिया कर, चुप कर जा, और इस बंगले का जितना किराया है वो मुझे आके दे दिया कर। ठीक है जी। अब आप फिर कहेंगे सर टैक्स वालों को ऐसे कैसे पता चलेगा, टैक्स वालों को तो अंदर की गेम है। और भाई अगर पता चल जाए तो फिर लॉ तो लगाना है ना।
वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन को लिखो अंडरलाइन करके, गामा, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू गामा बट प्रॉपर्टी रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ, बट एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ शेख रशीद। कैसे रिमेन्स रहेगी उसकी प्रॉपर्टी? अंदर खाते एक और डील हुई होगी, बट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ शेख रशीद। आप बता दो यार, रेंटल इनकम पे कौन टैक्स देगा अगर ये डील पकड़ी जाए उनकी 2 नंबर? तो रेंटल इनकम विल बी इनकम ऑफ शेख रशीद, ये शेख रशीद भाई की इनकम होगी। और भाई ये नाम लेना मकसूद नहीं है, बस वैसे ही वो कोई आपको दाएं बाएं लोग पता होते हैं इसलिए नाम ले लिए जाते हैं। आगे रिवोकेबल ट्रांसफर। यार ये जो पॉइंट 2 है ना, इसकी मिसाल लिखो। वसीम अकरम ट्रांसफर्ड अ ग्राउंड टू रिजवान। कोई क्रिकेट ग्राउंड वसीम अकरम ने खरीदा, वो रिजवान को दे दिया। वसीम अकरम ट्रांसफर्ड अ ग्राउंड टू रिजवान। ओपन लैंड थी, वो रिजवान को दे दी। मिस्टर वसीम अकरम ट्रांसफर्ड ग्राउंड टू रिजवान। मोहम्मद रिजवान नाम है, क्या नाम है? कोई प्लेयर है, हैं? रिजवान के नाम से सुनते हैं। अच्छा, वसीम अकरम ने ट्रांसफर कर दिया ग्राउंड टू रिजवान, लेकिन वसीम अकरम ने ट्रांसफर, अब बिल्कुल ना अलग अलग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, पिछलों से लिंक नहीं करना। वसीम अकरम ने ट्रांसफर करते हुए क्लास बोला, रिजवान ये जो मैंने तुझे ट्रांसफर किया ना, ये ट्रांसफर कभी भी कैंसिल हो सकती है। इसका मतलब है वसीम अकरम इसको रखना चाह रहा है और अगले ही दिन कैंसिल भी कर सकता है। तो यार ये ट्रांसफर क्या ट्रांसफर हुई? मैं आपको ये ट्रांसफर करके कहूं मोबाइल, ये मोबाइल है मेरा, मैं आपको ट्रांसफर करके कहूं यार मैं किसी भी ट्रांसफर कैंसिल कर सकता हूं। अब मेरे ख्याल से आप कहोगे सर आपने ये बेचा तो नहीं, फिर मुझे आपने तो दिया है और मेरे ख्याल से शायद मैं आपसे पैसे भी ना लूं फिर, क्योंकि मैंने आपको जब ये बोल दिया मैं किसी भी वक्त वापस ले सकता हूं, तो आप पागल हो इसकी प्राइस पे करोगे मुझे? समझ आई बात? अच्छा, तो इफ ट्रांसफर इज कैंसलेबल, अगर ट्रांसफर क्या है? कैंसलेबल। किसने दिया? वसीम ने प्रॉपर्टी दी। वसीम ने प्रॉपर्टी देते हुए क्या कहा? ये प्रॉपर्टी मैं तुझे ट्रांसफर तो कर रहा हूं लेकिन ये डील कैंसिल हो सकती है। इफ ट्रांसफर इज कैंसलेबल प्रॉपर्टी इनकम विल बी इनकम ऑफ, लिखो वसीम। प्रॉपर्टी इनकम किसकी होगी जी? वसीम की होगी, क्योंकि वो कैंसिल करके किसी भी वक्त ले सकते हैं आपसे। इसका मतलब है वो बस अंदर खाते ही आपको दे रहे है उसी की। लेकिन यार अगर दो शराइत पाई जाए, दोनों इकट्ठी, अगर 2 शराइत पाई जाए तो ये रेंटल इनकम रिजवान की होगी। अगर वसीम एक फिक्रा बोले, जब तक आप माशाल्लाह इस दुनिया में हैं, जिंदा हैं, तब तक ये आपका, तब तक कैंसिल नहीं हो सकता, तब तक कैंसिल नहीं हो सकता। हां, जब आप इस दुनिया से चले गए, सबने जाने, तब कैंसिल हो जाएगा। एक फिक्रा क्या बोले? जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक मैं कैंसिल नहीं करूंगा, और मुझे इस प्रॉपर्टी से जो भी आप कमा रहे हैं मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। वसीम अकरम ने यह फिक्रा बोल दिया। अब फील करो, रिजवान सोचेगा ना ये लाइफ टाइम मेरी है, मेरी लाइफ के बाद कैंसिल हो सकती है, लाइफ टाइम मेरी है और सारा फायदा भी मैंने ही लेना है। तो कोई लॉजिक बन रही है? तो बन रही है। अब रिजवान ही कहे ये मेरी इनकम है, ठीक है जी। तो वो मिसाल दोबारा लो, अगर ये मैं मोबाइल आपको दूं और मैं कहूं ये कैंसिलेबल है, डील किसी भी वक्त कैंसिल हो सकती है, तो आप कहोगे यार ये क्या मोबाइल दिया है। तो इसलिए लॉ मेकर कह रहे हैं फिर ये मोबाइल मेरा ही है, ये मेरी इनकम है। लेकिन अगर मैं आपको मोबाइल देते हुए एक फिक्रा बोलूं, ये मोबाइल आपका है, डील कैंसिल हो सकती है, लेकिन ये आप जब तक इस दुनिया में है ना, जिसको मैं दे रहा हूं मोबाइल, आपकी बात कर रहा हूं, आप जब तक इस दुनिया में तब तक आपसे वापस नहीं मांगूंगा, और अगर इस मोबाइल से आपने कोई फायदा कमाया मैं 1 रुपया आपसे नहीं लूंगा। इस मद में आप इस मोबाइल को जो मर्जी करो, किराए पे दो, आगे जो मर्जी करो, इस मोबाइल से एप्लीकेशंस बनाओ, बेचो, जो मर्जी करो, ये आपका है। लेकिन कैंसिल हो जाएगी ये डील जब आप दुनिया से चले जाएंगे। तो फिर तो यार आप ही फायदा उठा रहे हो, जरा सोचो, फिर तो आप ही फायदा उठाते रहोगे पूरी जिंदगी। तो आप अपनी लाइफ में, इसलिए ये इनकम फिर किसकी बन जाएगी? रिजवान की, ट्रांसफरी की। पढ़ लो आप।
अच्छा चलें जी आगे पढ़ें। इफ ट्रांसफर इज कैंसलेबल, वो बात छोड़ दो। हाउएवर इफ इट इज नॉन कैंसलेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ रिजवान, यानी कैंसल तो हो जाएगी लेकिन कैंसल कब तक नहीं हो सकती, जब तक रिजवान इस दुनिया में है। एंड ट्रांसफरर डिराइव्स नो बेनिफिट फ्रॉम इनकम, और ट्रांसफरर, वसीम अंडरलाइन करो, ट्रांसफरर वसीम, लेकिन वसीम इससे फायदा कोई नहीं लेगा। देन इट विल बी इनकम ऑफ रिजवान, ये रिजवान की इनकम होगी। अच्छा जी आगे चलें जी। ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। यार फर्ज कर लो बेनजीर जिंदा है और उसके शोहर का नाम जरदारी और उसके बेटे का नाम बी लावल। फर्ज करो बी लावल माइनर चाइल्ड है अभी, सही है जी। इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन जरदारी, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू बेनजीर, खुदा के लिए लिख लो, ये मिसालें समझ नहीं आनी। इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन टू बेनजीर और बिलावल, ब्रैकेट छोड़ दें। यार कई दफा होता है बेनजीर या बिलावल का ना कोई एजेंट होता है तो जरदारी उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, और टू अनदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड। अनदर पर्सन से मुराद है एजेंट ऑफ बेनजीर। इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू बेनजीर, गेटिंग द पॉइंट। और इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, सिंध के अंदर वो जो जमीनें हैं बेनजीर तेरी, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू बेनजीर, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू बिलावल और टू अनदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, इसको भी आप ब्रैकेट में ले सकते हो जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है। प्रॉपर्टी इनकम विल बी द इनकम ऑफ जरदारी। ये जो शोहर बीवियों को ट्रांसफर करते हैं ना, कहते हैं ये अंदर की गेम होती है, ये शोहर की ही इनकम होती है। ऐसे ही बीवी को खुश करने के लिए उसके नाम लगवा देते हैं। जब घर में इस प्रॉपर्टी से इनकम आती है तो बीवी को कहते हैं चुप कर जा, ये पैसे मुझे दे दें। तो शोहर अगर बीवी को ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी तो अंदर की बात बताओ क्या होगी कि शोहर ऐसी दो नंबरी कर रहा है, शोहर की मकसद कोई नहीं है, ये बीवी को इसकी प्रॉपर्टी से इनकम कमा के देना। शोहर जो पैसे आया करेंगे घर का करेगा, मुझे दे दे। तो ये इनकम किसकी समझी जाएगी? पिछले में मैंने कहा था लेकिन अगर दो शर्तें पूरी हो जाएं, इसमें मैं कुछ और कहने लगा हूं। अगर दो में से एक भी शर्त पूरी हो जाए, ऊपर लिखा हुआ था एंड, पिछले में इधर लिखा हुआ है और, अगर दो में से एक भी बात हो जाए ना तो फिर ये इनकम बेनजीर की है। अगर दो में से एक भी बात हो जाए, याद है ना पहले हमने क्या कहा था, इनकम वसीम अकरम की है, लेकिन अगर दो में से एक भी बात हो जाए तो इनकम रिजवान की है। इधर मैं क्या कहने लगा हूं, असूली तौर पे इनकम उसी की है, जरदारी की है, लेकिन अगर दो में से एक बात हो जाए तो ये इनकम किसकी बन जाएगी? बेनजीर की बन जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मकसद ये था कि भाई ऐसा हुआ तो नहीं था और अल्लाह ना करे कहीं हो, अगर बिलफर्ज जरदारी ने बेनजीर को तलाक दे दी थी और तलाक देने के बाद उसने कहा ये प्रॉपर्टी तेरी, तो फिर तो बेनजीर ही असल में इससे फायदा ले रही होगी, क्योंकि इसमें असल में मकसद ये होता है कि अगले बंदे को थोड़ा सपोर्ट कर देना, हेल्प कर देना, वो बेचारी तलाक हो गई तो ऐसी सूरत में फिर बेनजीर की ही ये इनकम होगी, क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? बेनजीर के पास। लेकिन अगर घर रहते हुए तलाक दिए बगैर उसे प्रॉपर्टी दे दे और जो पैसे आए फिर तो घर की बात है, शोहर ने कहना घर की बात है, तेरे पास मेरे पास, चल मेरे पास रख दे। और दूसरी सूरत यह है कि तलाक वगैरह ना हुई हो, जरदारी ने बेनजीर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो और बेनजीर से कहो मुझे पैसे दो, और बेनजीर ने अच्छी खासी प्राइस उसकी पे हो, एडिक्वेट कंसिडरेशन, अच्छी खासी मुनासिब प्राइस, तकरीबन फेयर वैल्यू के करीब समझ लो। एडिक्वेट कंसिडरेशन लिख लो, तकरीबन फेयर वैल्यू। एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब तकरीबन फेयर वैल्यू। अब तकरीबन की कोई डेफिनेशन लॉ ने नहीं दी इसलिए इसको छोड़ें, तकरीबन फेयर वैल्यू बेनजीर ने दे दी हो। अच्छा अब सोचो जरा, एक प्रॉपर्टी है जरदारी की, वो जरदारी ने बेनजीर को
एडिक्वेट कंसिडरेशन के बदले ट्रांसफर की। ट्रांसफर इज फॉर, मुझे तो ये लग रहा है बेच ही दी है ना, फिर तो ये इनकम बेनजीर की बनेगी ना, फिर तो बेच दी है, फिर तो बेनजीर पागल तो नहीं है, फिर प्रॉपर्टी के पैसे दे रही होगी। और अगर खाली कागजों में कार्रवाई करके उनके नाम लगवा दी, बीवी के या माइनर चाइल्ड के, तो फिर इनकम जरदारी की है। लेकिन इन दो सूरतों में इनकम किसकी है? बेनजीर की। बेनजीर, कोई नजीर नहीं, बेनजीर। और डन। अच्छा चलो यार, ऑलमोस्ट ये सेक्शन खत्म हुआ। एक दफा जरा क्विक रिवीजन लो। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स उस बंदे ने जमा कराना होता है जिसकी प्रॉपर्टी हो, लेकिन कई दफा लोग प्रॉपर्टी दूसरों के नाम लगवा देते हैं टैक्स बचाने के लिए। इस प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए लॉ मेकर ने 4 रूल बनाए हैं। पहला रूल, अगर शेख रशीद, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू गामा बट एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ शेख रशीद, रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, बोलो बोलो, शेख रशीद। एक्सेलेंट, आगे चलो। अगर वसीम अकरम रिजवान को प्रॉपर्टी देते हुए कहे ये डील कैंसिल हो सकती है, तो प्रॉपर्टी इनकम फिर वसीम अकरम की है। लेकिन अगर रिजवान को कह दे ये डील तुम्हारी लाइफ में मैं कैंसिल नहीं करूंगा और सारा बेनिफिट तुम ही ले लिया करो, और तो फिर ये रिजवान की इनकम है। अच्छा, जरदारी अगर बेनजीर या बिलावल को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो ये इनकम जरदारी की है। लेकिन अगर जरदारी ने पैसों की बेची है या तलाक देने के वक्त उसको मुफ्त में दे दी है, पैसों की बेची है या तलाक देते हुए उसको मुफ्त की दे दी है, देन इट विल बी द इनकम ऑफ ट्रांसफरी। फिर इन प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी, प्रॉपर्टी से जो भी किराया वगैरह आएगा, वो बेनजीर का होगा। अच्छा जी, ट्रांसफर यूजिंग फंड्स ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफर यूजिंग फंड्स ऑफ ट्रांसफरी, इफ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय ट्रांसफरी with the funds of transfer, it will not be considered as transfer made for adequate consideration. ये ना हेडिंग गलत है। ट्रांसफर यूजिंग फंड्स ऑफ ट्रांसफरर, ये कर लो। अच्छा, ट्रांसफर यूजिंग फंड्स ऑफ ट्रांसफर, हेडिंग सही कर ली है, गलत है। अच्छा, इफ प्रॉपर्टीज, ये ना पॉइंट ए की वजाहत आ रही है, पॉइंट ए की वजाहत। बात बड़ी तसल्ली से समझनी है। जरदारी और बेनजीर एक ही घर में रहते थे। जरदारी ने बेनजीर को कहा कि 10 कनाल का बंगला है लाहौर में, वो मैं तुझे ट्रांसफर करता हूं, मुझे दे दे पैसे। बेनजीर गई, अपने पर्स में से 1 अरब रुपया निकाला और 1 अरब रुपया निकाल के जरदारी की पॉकेट में डाल दिया। आप बता दो, इसको मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था? इट इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। 1 करोड़ रुपया अच्छी खासी कंसिडरेशन आपने पे कर दिया है। अब जब बेनजीर ने 1 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया उसको पे कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी बेनजीर की है और इनकम भी उसी की बनेगी। अगली बात गौर से सुनना। जरदारी ने बेनजीर को कहा मुझे पैसे दे प्रॉपर्टी के। बेनजीर ने कहा मेरे पास तो पैसे एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है। जरदारी ने चुप करके कहा ये पैसे मेरी तरफ से पकड़, ये पैसे ना जरा ऐसे ही मेरी तरफ से पकड़ ले, ये पैसे मेरी तरफ से पकड़ ले, चल अब ये पैसे मुझे दे दे लोगों के सामने। लोगों का भरा मजमा बुलाया और लोगों का भरा मजमा बुला के कहा मैं बेनजीर को प्रॉपर्टी बेचने लगा हूं। बेनजीर ने फौरन परस से 1 अरब रुपया निकाला और जरदारी को पकड़ा दिया। लोग क्या समझ रहे हैं? बेनजीर ने पैसे दिए, लोगों के सामने बेनजीर से पैसे दिलवाए और जाके लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बेनजीर के नाम प्रॉपर्टी लगवाई। और जरदारी ने क्या कहा? देखो देखो बेनजीर ने मुझे 1 अरब रुपया दिया। उससे पहले अंदर की बात क्या थी कि जरदारी ने ऐसे ही अपने लॉकर से उसे पकड़ा दिए थे कि तू मुझे पैसे तो दे दें, लेकिन वो पैसे जो है वो पहले मेरी तरफ से रख ले।
तो अगर ट्रांसफरी बेनजीर ट्रांसफरर जरदारी के पैसे यूज करके जरदारी को पैसे दे, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर बोलो ये ट्रांसफर कोई नहीं है, ये इनकम जरदारी की ही रहेगी। पॉइंट ए की एक्सेप्शन, इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय बेनजीर, ओह यार लेख ऐसे नहीं समझ आनी, इफ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय बेनजीर विद मनी ऑफ जरदारी, ये देखो ट्रांसफर यूजिंग फंड्स ऑफ जरदारी, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर मेड फॉर, ये नहीं समझा जाएगा कि ट्रांसफर अच्छे खासे पैसों में हुई है, क्योंकि ट्रांसफर तो वो उसने अपने ही पैसों से की है। और आगे छोटा सा लिख लो, आगे ये अगली लाइन लगा यार, आगे कंसिडरेशन के बाद आगे छोटा सा लिख लो, एंड इट विल बी इनकम ऑफ जरदारी एंड इट विल रिमेन इनकम ऑफ जरदारी, और ये जरदारी की ही इनकम रहेगी। और यार ये अलग बात है, यहां पे ऐसे दा के आगे लिख लो अलग बात, ये बिल्कुल अलग बात है, इसका पिछली बातों से ताल्लुक नहीं है। The transfer will also not be accepted if there is no evidence of registration. कई दफा लोग ट्रांसफर करते थे, इनका ऊपर वाली बातों से कोई ताल्लुक नहीं, कई दफा लोग ट्रांसफर करते थे लेकिन दफ्तरों में जाके साबित नहीं होता था कि ट्रांसफर कर दी है। जैसे भाई ने भाई को जमीन ट्रांसफर कर दी, लेकिन दफ्तर में जाके अभी बड़े भाई के नाम ही है, बड़े भाई ने छोटे भाई को जमीन ट्रांसफर कर दी, दफ्तर में बड़े भाई के नाम ही है, तो एफबीआर वाले बड़े भाई को ही पकड़ेंगे, क्योंकि छोटे भाई की ट्रांसफर ही नहीं हुई ना। अगर हुई भी है तो दिखाओ रजिस्ट्रेशन किधर है। म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन का दूसरा नाम है ना, म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन का दूसरा नाम है। द ट्रांसफर विल आल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड इफ देयर इज नो एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसकी छोटी सी मिसाल लिख लो, बड़े भाई ने छोटे भाई को जमीन ट्रांसफर कर दी लेकिन एलडीए को नहीं बताया, एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जहां जमीनें ट्रांसफर होती हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को जमीन ट्रांसफर कर दी लेकिन एलडीए को नहीं बताया। अब ये बड़े भाई की समझी जाएगी, क्यों? साबित नहीं हो रही। चलो जी बता दो सारी बातें। आमतौर पे टैक्स वो देगा जिसकी प्रॉपर्टी है, कई दफा ट्रांसफर करने वाला टैक्स बचाने के लिए ऐसा करता है। अगर शेख रशीद गामा को दे दे प्रॉपर्टी तो शेख रशीद को टैक्स देना पड़ेगा। रिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल होता है कैंसलेबल, रिवोकेबल होता है कैंसलेबल। अगर वसीम अकरम ने रिजवान को कोई ग्राउंड दे दिया लेकिन कहा ये डील कैंसिल हो सकती है, तो ये वसीम अकरम की इनकम है। लेकिन अगर रिजवान को के लिए मिल जाए और रिजवान जो है इससे सारा फायदा खुद उठाए, वसीम को कोई पैसे ना दे, तो फिर ये इनकम रिजवान की है। जरदारी बेनजीर को प्रॉपर्टी दे दे तो ये इनकम जरदारी की है। लेकिन अगर जरदारी पैसे लेके, वो बेनजीर अपने परस से देगी, पैसे लेके बेनजीर से प्रॉपर्टी, पैसे बेनजीर को कोई पैसे दे, मैं तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूँ, फिर ये प्रॉपर्टी इनकम जो है वो किसकी होगी? बेनजीर की होगी। और अगर तलाक देते हुए, तलाक देने के वक्त जो है वो उसको कहे ये प्रॉपर्टी रख ले, अब उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो बेनजीर की होगी। और अगर जरदारी बेनजीर को कहे पैसे तू रख मेरी तरफ से, फिर लोगों के सामने तू मुझे अपने परस से निकाल के दे दी, और ऐसी सूरत के अंदर जो है वो ये इनकम जरदारी की होगी। अगला आसान है, 2-2 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह तीनों पे। 98A, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी। अब आप मुझे बता दो, 2 पार्टनर थे ए, बी और सी। ए 12 महीने रहा, बी 12 महीने रहा, सी आखिरी 2 महीने पार्टनरशिप में आया था। तो बताओ ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 12 महीने का। बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 12 महीने का। और जो नया पार्टनर सी आया है उसे कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा? 2 महीने का। अब वो एलोकेशन कैसे होनी है प्रॉफिट्स की, वो कैलकुलेशंस मैं नहीं कर रहा कैलकुलेटर के ऊपर, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप चलते चलते उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाए? पहले कौन पार्टनर थे? ए और बी। इन ये असल में मैं तफसील में नहीं जा रहा, 10 महीने का प्रॉफिट तो इन दोनों में तकसीम हो जाएगा, और 2 महीने 2 महीने 2 महीने का प्रॉफिट इन तीनों में तकसीम हो जाएगा। तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फॉर एग्जांपल एडमिशन, एडमिशन हुआ ना, सी आ गया, और रिटायरमेंट या कोई पुराना छोड़ के चला गया, ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर द फर्म्स इनकम इज अपोर्शन्ड बिटवीन द पार्टनर्स ऑन टाइम बेसिस, जो जितना अरसा रहा उसको उतने अरसे का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, रिटर्न जमा करवाने की किसकी जिम्मेदारी होगी? ए की, बी की, सी की? उसका जवाब यह है जिस दिन रिटर्न जमा करवाई जाने लगी है उस दिन कौन कौन पार्टनर है। तो फर्ज करो सी के आने से पहले तो रिटर्न जमा आप करवाएंगे नहीं,
सी के आने के बाद ही आपने रिटर्न जमा करवानी है, लेकिन हो सकता है सी के आने के बाद बी भी रिटायर हो जाए 1-2 दिन बाद। तो रिटर्न जमा कराने की तारीख किसी को याद है? 30 सितंबर है। 30 सितंबर को जो पार्टनर है वो रिटर्न जमा करवा दे, बस सादा सी बात है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइलिंग रिटर्न इन दिस केस विद द पर्सन हु आर पार्टनर्स ऑन द डेट इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। डेट लिख लो 30 सितंबर है, बस 30 सितंबर को जो तीनों में से पार्टनर मौजूद होगा वो रिटर्न जमा करवा देगा एओपी की। अच्छा जी यार, क्या कहते हैं, दो लोग थे, उनका कारोबार बंद हो गया और पार्टनरशिप थी, क्लोज करके चले गए। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ एन एओपी, एक ही बात है। बिजनेस एओपी ने अपना बंद कर दिया, वेयर एन एओपी डिसॉल्व्स और डिसकंटिन्यूएट्स इट्स बिजनेस, इट्स टैक्स इज रिकवरेबल फ्रॉम एनी पार्टनर, लिखो एनी पार्टनर, इट्स टैक्स इज रिकवरेबल फ्रॉम एनी पार्टनर हु वाज अ पार्टनर इन द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। Tax can also be recovered from legal heirs of the deceased partner. अच्छा, असल में होता ये है कि जो पार्टनर्स में से जो हाथ में आए ना उससे टैक्स ले लेते हैं, वो पार्टनर फिर लड़ लुड़ के पिछले पार्टनर से भी ले लेते हैं, वो आगे उनका अपना मामला है, वो लॉ ने एड्रेस नहीं किया। तो अगर एओपी बंद हो जाए तो किससे टैक्स लिया जाएगा? ये हाईलाइट कर लो बस, टैक्स इज रिकवरेबल फ्रॉम एनी पर्सन, तो किसी भी पार्टनर से टैक्स लिया जाएगा। अगली बात लिखना जरूरी होगी, हु वाज अ पार्टनर एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, इसके नंबर होंगे, जो पार्टनरशिप के टाइम पे पार्टनर था। यार वो याद है शाहिद अफरीदी ने कपड़ों की दुकान खोली थी एक दफा, याद आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे याद है, मेरे ख्याल से ये MM आलम रोड के ऊपर ना शाहिद अफरीदी ने एक कपड़ों की दुकान खोली थी। तो शाहिद अफरीदी ने एक कपड़ों की दुकान खोली थी और फर्ज करो बाद में रशीद नहीं हमारा होता है मिसालों में, एक तो शेख रशीद है ना, वो नहीं, रशीद जो हमारा है मिसालों वाला, रशीद ने टेकअप कर ली, ठीक है जी। 2006 में शाहिद अफरीदी था, 2007, 2008। अच्छा जी, ये तारीख है, फर्ज करो 31 मार्च, ये तारीख क्या है? 31 मार्च, 30 जून से पहले है ना, 31 मार्च 7। इस दिन रशीद ने दुकान ले ली, क्लियर? अब बताओ, अगर रशीद ने इस दिन दुकान ले ली तो ये अरसा किसके पास थी? येलो वाला शाहिद अफरीदी के पास, और ये स्काई ब्लू वाला अरसा किसके पास है? रशीद के पास, क्लियर? शाहिद अफरीदी को मैं क्या कह सकता हूं कि पुराना बंदा, प्रेडिसेसर, और मैं कह सकता हूं रशीद को सक्सेसर। को मसला तो नहीं, समझ आ गई बात? प्रेडिसेसर और सक्सेसर। 2007 में दुकान रशीद ने ले ली, रशीद ने दुकान ले ली 31 मार्च 7 को। येलो वाला अरसा शाहिद अफरीदी के पास है, स्काई ब्लू वाला ऑनवर्ड अरसा किसके पास है? रशीद के पास है। अच्छा जी, अब पढ़ लें, इफ अ शाहिद अफरीदी लिखो, इफ अ शाहिद अफरीदी, ऐसे लिख लो बेशक आसानी के लिए, इफ ऐसे शाहिद अफरीदी कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, शाहिद अफरीदी कपड़ों का काम कर रहा था, इज सक्सीडेड, इसके बाद कोई और आ गया, इन एनी टैक्स ईयर, इन एनी टैक्स ईयर से क्या मुराद है? 2007, इन एनी टैक्स ईयर बाय एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन से मुराद लिख लो रशीद, बाय रशीद। अब पढ़ो, इफ शाहिद अफरीदी सक्सीडेड बाय रशीद, ये ब्रैकेट में ले लो यार, अदरवाइज देन ऑन डेथ ऑफ प्रेडिसेसर, इसमें उसकी डेथ की बात नहीं हो रही, असल में इसकी डेथ पे तो बुरसा को मिल जाते हैं ना, वो लॉमेकर ने यहाँ डिस्कस ही नहीं किया, इसलिए इसको छोड़ो, इसको ब्रैकेट में ले लो। अच्छा, वैसे बता दो कि अब शाहिद अफरीदी को क्या कहा जाएगा? प्रेडिसेसर, और रशीद को सक्सेसर कहा जाएगा। एंड सक्सेसर, सक्सेसर कौन बोलो? रशीद। एंड रशीद कंटिन्यूज द सेम बिजनेस, उसने कहा मैं उसी दुकान के ऊपर काम करता रहूंगा, मैं वही दुकान तेरी चलाऊंगा कपड़ों वाली, लेकिन अब मैं चलाऊंगा, मेरी मर्जी, नाम शाम नहीं लेगा उसका, अब वो, लेकिन दुकान वही चलाएगा, कपड़े वही, सब कुछ वही, दर्जी वही, सब वही। बस अभी न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, तो आज आराम से थोड़ा हो जाएगा।
एंड सक्सेसर कंटिन्यूज द सेम बिजनेस, और सक्सेसर सेम बिजनेस कंटिन्यू करे। द प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर कौन है? अच्छा भाई सादा सी हम बात कर रहे हैं कि पुराना बंदा था, उसने नए बंदे को दुकान बेच दी है। अच्छा अब बता दो इस अरसे का टैक्स कौन देगा? पुराना बंदा। और इस अरसे का टैक्स नया बंदा, जाहिर सी बात है। द प्रेडिसेसर पुराना, द पुराना, ये कौन सा पेज है? 247। द पुराना shall pay the tax on income of the year in which succession took place. सबर, the पुराना shall pay the tax of the year in which succession took place. ये बात अधूरी है। He will pay the tax up to the date of succession, 31 मार्च तक। He will pay tax up to the date of succession, लिखो 31 मार्च, जिस दिन उसने दुकान ले ली। He will pay the tax up to the date of succession। इसका क्या मतलब है? And for preceding years, preceding year 2006, preceding, तो उसने 2006 का भी देना है और 7 के भी, ये 9 महीने का उसने टैक्स देना है। एंड सक्सेसर ये क्या करेगा? एंड सक्सेसर बता दो, shall pay the tax for the year after the date of succession, सक्सेशन की डेट के बाद ये दे देगा। चलो यार खत्म करो इस बात को। If Shahid Afridi carrying on a business is succeeded in any tax year by Rashid, इसमें ये बात नहीं कर रहा कि शाहिद अफरीदी की डेथ हो गई है, कोई और बात कर रहा है। एंड सक्सेसर कंटिन्यूज द सेम बिजनेस, और सक्सेसर वही बिजनेस जारी रखे। कौन? शाहिद अफरीदी नहीं, रशीद। एंड रशीद कंटिन्यूज द सेम बिजनेस। द शाहिद अफरीदी शैल पे द टैक्स, कितना? He will pay the tax up to the date of succession and for preceding years as well. And the successor shall pay the tax for the year after the date of succession. Point 2. Where predecessor cannot be found. कौन? आप पता है क्या कर रहा है? Point 2 और 3. अच्छा कहते हैं वेयर प्रेडिसेसर कैन नॉट बी फाउंड, जहां प्रेडिसेसर मिल नहीं रहा, शाहिद अफरीदी मिल नहीं रहा, द टैक्स विल बी पेड बाय सक्सेसर। ये तो जुल्म हो गया, बज़ाहिर जुल्म लग रहा है। वेयर प्रेडिसेसर कैन नॉट बी फाउंड, प्रेडिसेसर से तो आपको पता है येलो वाला टैक्स लेना था। वेयर प्रेडिसेसर कैन नॉट बी फाउंड, तो रशीद मारा गया। असल में पागल है ना, पागल है, इससे क्यों दुकान खरीदी थी? इसको भी तो पता होना चाहिए था ना कि ये इस दुकान के अंदर कोई ना कोई टैक्स का मसला चल रहा है। वेयर प्रेडिसेसर कैन नॉट बी फाउंड, जहां प्रेडिसेसर ना मिले तो क्या करें? किस दीवार में टक्कर मारें? Where predecessor, the tax will be paid by successor. Successor will pay tax for the year up to the date of succession and for preceding years as well. अब आप कहेंगे इसका क्या जुल्म है? आप क्या कहते हैं, सक्सेसर से, रशीद से पिछले सालों वाला टैक्स क्यों दिलवा रहे हैं? भाई वो पागल है, उसे देख के दुकान लेनी चाहिए थी, गलती उसकी भी तो थोड़ी सी है। अच्छा, where tax cannot be recovered from predecessor, it shall be recoverable from successor. Successor will be entitled to recover it from predecessor. इन दोनों लाइनों में ना फर्क समझो, इन दोनों लाइनों में फर्क समझो। बात एक ही है, बात एक ही है। इन दोनों लाइनों में फर्क पता क्या है? इधर शाहिद अफरीदी मिल नहीं रहा, इधर मिल गया है, बेचारे के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो टैक्स दे सके। दोनों एक ही बातें हैं। देखो, वेयर शाहिद अफरीदी कैन नॉट बी फाउंड, मिल ही नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के मिल ही नहीं रहा, द टैक्स विल बी पेड बाय सक्सेसर। अब सक्सेसर भी नहीं ढूंढ सकेगा, अब बीआर को नहीं मिला, सक्सेसर ने कहां से ढूंढना है? सक्सेसर बेचारा टैक्स पे करेगा उसके और पिछले सालों का। हाँ, कल को मिल जाए तो वो उससे ले ले, ऐसे सवाल ना मेरे से पूछिएगा, ले ले यार कोर्ट में जाके, छोड़ें इन बातों में ना पड़े जिसको लॉ ने डिस्कस नहीं किया। अगर एफबीआर को शाहिद अफरीदी मिल नहीं रहा तो फिर टैक्स सक्सेसर दे दे, और सक्सेसर बेचारे का बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन वेयर टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रेडिसेसर, मिल तो रहा है लेकिन शाहिद अफरीदी कहते हैं यार मैं इस वक्त कंगाल हुआ पड़ा, मैं कहां से तुझे पैसे दूं तुम लोगों को। इट शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम सक्सेसर, और अल्लाह करेगा कभी किस्मत जागेगी शाहिद अफरीदी की, शाहिद अफरीदी के पास भी अल्लाह करे पैसे आ जाएं, फिर क्या होगा? सक्सेसर विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर इट फ्रॉम प्रेडिसेसर। आगे लिख ले, इन फ्यूचर कभी ना कभी तो किस्मत जागेगी इंशाल्लाह शाहिद अफरीदी की, उसके बाद भी पैसा आएगा, फिर वो दे देगा इसको। आप बता दें दूसरा और तीसरा सिनेरियो, अगर शाहिद अफरीदी मिले ही ना तो भी रशीद लायबल, अगर शाहिद अफरीदी मिल जाए लेकिन इस काबिल ना होकर टैक्स दे सके
रशीद इज लायबल, बट रशीद बाद में पैसे रिकवर कर सकेगा। अच्छा यार, ये ना एक बात रह गई थी, अदर देन मैरिड डॉटर, इसका मतलब लिख लो स्टार डाल के, अदर देन मैरिड डॉटर। क्या नाम है मैरिड डॉटर का? बख्तावर नाम है। बख्तावर की होगी ये शादी? छोटी की नहीं हुई अभी? आसिफा की नहीं हुई? अच्छा ठीक है, तो लिख दो मैरिड डॉटर को अंडरलाइन करके। अगर जरदारी बख्तावर को प्रॉपर्टी दे दे तो ये बख्तावर की इनकम होगी। अदर देन मैरिड डॉटर का मतलब लिख लो, अगर जरदारी बख्तावर को प्रॉपर्टी दे दे तो ये बख्तावर की इनकम होगी। सर इसके पीछे क्या लॉजिक है यार? असल में ना ये कॉन्सेप्ट तो इससे मिलता जुलता लग रहा है। जब तलाक दे दी थी, ऐसी अजीब सी बात कर रहा हूं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट सोचो इससे मिलता जुलता लग रहा है। जब तलाक दे दी थी बेनजीर को, तो बेनजीर तो गई घर छोड़ के, तो अब अगर बेनजीर घर छोड़ के गई तो उसको जो भी प्रॉपर्टी दोगे बेनजीर नहीं फायदा उठाने। तो अगर आपके घर बीवी है, आपके घर बच्चा है, आप उसे प्रॉपर्टी दे दें, तो हमने कहा था ये 2 नंबरी है, ये जरदारी की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपकी बेटी घर छोड़ के जा रही है, आप उसे जाते हुए कोई प्रॉपर्टी दे दें, तो अब तो वो बेटी उससे फायदा उठाएगी ना, तो इसलिए ये फिर किसकी प्रॉपर्टी होगी? बेटी की। चलें जी, निकालो यार वो पॉइंट, न्यूमेरिकल शुरू करने से मैंने कहा था। पेज नंबर एंड पे बिल्कुल न्यूमेरिकल के ना एक चैप्टर, वो चैप्टर के एंड पे न्यूमेरिकल, पेज नंबर 272। बाकिर एंड असद आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी। कल कौन थे? ए और बी याद है? ज्यादा वाली इनकम कम वाली इनकम याद है? अच्छा, बाकिर एंड असद आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी, ये पेज नंबर बन रहा है 272, and share profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. Following information has been extracted from BS profit and loss for the year ended 31 December 2015. Sales, cost of sales, gross profit, admin and selling expenses, finance charges. फाइनेंस चार्जेस में इंटरेस्ट भी पड़ा हुआ है लीज का, तो ये तो फिर कुछ चीज़ें चेहरों से नज़र आ जाती हैं, तो ये तो नॉट अलाउड है ना। और मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, लीज एसेट का इंटरेस्ट भी है, इसकी डेप्रिसिएशन भी फिर आएगी, और इसका रेंटल भी ऐड करना पड़ेगा। लेस 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 लेस, तो इंटरेस्ट और बोलो, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन उल्टानी पड़ेगी और रेंटल लेस करना पड़ेगा, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अदर इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आप कहें कि फेस से एडजस्टमेंट कर सकें तो माजरत में एक ही कर सकता हूँ, 5800 पकड़ के 462 ऐड कर सकता हूँ, वो आपने करवाना है करवा दें, कोई मसला नहीं, वो मैं आपके सामने कर देता हूँ। फेस से एक ही एडजस्टमेंट मुझे नज़र आ रही है अभी फिलहाल, और कोई एडजस्टमेंट नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये जो एओपी है ना बाकिर एंड असद, तो इसका न्यूमेरिकल बिल्कुल एओपी जैसे ही सॉल्व होगा जैसे इंडिविजुअल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व होते थे, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकी उसी तरह निकालेंगे जैसे हम निकालते थे। अच्छा जी, वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, ये ना तीसरे सफे से शुरू करो, इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट बोलें जी, 5800। मैं सॉल्व कर रहा हूं रुपीज इन 1000 में। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इंटरेस्ट माइनस हो चुका है लीज एसेट का, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। कुछ चीजें ऐड करेंगे हम और कुछ चीजें लेस करेंगे। जी बोले। नहीं 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 भाई, 980 माइनस 460 आप गलत बोल रहे हो, 460 एग्जैक्ट उठाओ, इसमें 460 पड़ा हुआ है जो यहां तक आते हुए माइनस हो गया, तो बाकी इंटरेस्ट हमारा कोई नॉर्मल सा होगा, वो बिजनेस के नॉर्मल इंटरेस्ट होंगे, लोन वगैरह पे इंटरेस्ट होंगे। लीज्ड एसेट का इंटरेस्ट इसमें 462 है, तो 462 को ऐड कर दें। इंटरेस्ट ऑन लीज्ड एसेट कितना जी? और याद रखिएगा
लीज वालों की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी अभी थोड़ी देर में आएगी। ये वैसे ही मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने अभी आगे सवाल नहीं पढ़ा। लीज वालों की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी आएगी और लीज रेंटल भी आएगा। और कहीं नहीं लिखा हुआ सवाल में कि लेसी ने एसेट खरीद लिया है, वो वाली बात नहीं लिखी हुई। अच्छा जी, यार ये पॉइंट आपके सामने पहली दफा आ रहा है। प्रोविजन ऑफ 75,000 अगेंस्ट स्लो मूविंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये खर्चों में पड़ा है। और एक बात याद रखना, जो चीज खर्चों में पड़ी हो ना, खर्चे इंक्लूड, जो चीज खर्चों में पड़ी हो वो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी होती है। तो खर्चों में पड़े होने की वजह से 75 प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। सर क्यों, ये खर्चा अलाउड है या नॉट अलाउड, ये बहस करें। जी बिल्कुल, प्रोविजंस ना सेक्शन 21 में कहीं नहीं लिखा हुआ नॉट अलाउड है, लेकिन एक सेक्शन है सेक्शन 29 बैड डेट। बैड डेट वाला सेक्शन कहता है एक्चुअली जब बंदा पैसे लेके भागे ना तो वो खर्चा माइनस करने के जा जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आप इंट्रो में पढ़ते थे ना, पैसे लेके भागने का रिस्क, वो नॉट अलाउड है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉट अलाउड है। अब सर सेक्शन 29 तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए लगता है, ये तो सेक्शन 29 की बात ही नहीं है। ये तो स्लो मूविंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, दुकान में कुछ चीजें ऐसे पड़ी होती हैं जो स्लो मूव कर रही हो, यानी दुकानदार बेचना चाह रहा हो, बिक ना रही हो। तो आज सर जी ये कहां से सेक्शन 29 आप इस पे लगाने लगे? जी माना बिल्कुल यार, जब लॉ में ना वाजे गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती तो पता होता क्या है, लॉ मेकर ये लॉ में वाजे गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती तो लॉ में जो उससे मिलती जुलती चीजें होती हैं ना, उन रूल्स को अप्लाई किया जाता है। तो जिस तरह सेक्शन 29 कहता है एक्चुअल बैड डेट माइनस कर लो, अंदाजा माइनस करने की इजाजत नहीं है, इसी तरह स्टॉक भी अगर दुकान पे पड़ा हुआ गल सड़ रहा है तो लॉ मेकर कहता है जब आप उसको डस्टबिन में फेंको तब खर्चे में डालो। अभी अगर आपको लग रहा है कि मेरा अंदाजा है कि इसका मेरा नुकसान हो जाएगा तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह लिख लें, ये प्रोविजन भी नॉट अलाउड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह ये प्रोविजन भी नॉट अलाउड है। ओके आगे चलें। आगे क्या लिखा हुआ है जी, फ्रेट चार्जेस ऑफ, अच्छा इसको कर तो लो ना पहले, नॉट अलाउड। खर्चों में पड़े होने, सर ये माइनस कैसे हो गया है? खर्चों में पड़ा है ना, खर्चों में पड़ने के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लेस हो चुका है। कितनी? 75, इसको ऐड कर देते हैं। आगे यार किराया पे किया आपने 2,60,000, 2.5 लाख से ज्यादा है। दीज वर पेड इन कैश टू मोमिन गुड्स ट्रांसपोर्ट और फलां फलां, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी को आपने किराया पे किया है। तो बिजनेस का चैप्टर निकालो, एक्सेलेंट। उसमें ना 21 का एल है, 21 का एल ये कहता है कि सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं, 4-5 खर्चे ऐसे हैं जो अगर आप कैश में भी पे कर दें तो माइनस करने की इजाजत है। तो इस बुनियाद पे अगर मैं आऊं तो 21 का एल अल्लाह करे मुझे मिल जाए आज, पेज 130, एक्सपेंडिचर फॉर यूटिलिटी बिल्स, एक्सपेंडिचर फॉर फ्रेट। तो पेज 130 ये बता रहा था कि ये खर्चा आप कैश में पे कर सकते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये खर्चा जो है वो माइनस हो चुका है। अच्छी बात है, माइनस हो चुका है, कैश में पे किया जा सकता है। देखो सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंस, यानी जिस भी चीज को आप एक्सक्लूड भी करना चाहो ना कैलकुलेशन में से शो करना है तो डैश डाल के हम शो करेंगे। और योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस फ्रॉम द प्रॉफिट फिगर 5800, ये तो उसने वैसे ही लिख दिया कि आपकी कैलकुलेशन कहां से शुरू होनी चाहिए, 5800 से। और हमारी आदत भी यही है 5800 से शुरू करने की। 2,60,000 फ्रेट। ऐसे ही अगर कभी आपका दिल चाहे तो आप लिख सकते हैं अलाउड इवन इफ पेड इन कैश,
ऐसी अगर आपका दिल चाहे हल्की सी कोई वजह लिखना चाहे तो हल्की फुल्की लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो। ये अलाउड है, चाहे कैश में पे हो जाए फिर भी। आगे चले यार। इंडिविजुअल के बिजनेस की कैलकुलेशन और एओपी के बिजनेस की कैलकुलेशन, यानी कोई अकेला बंदा कारोबार कर रहा हो उसकी वर्किंग वन बिजनेस वाली, या कोई 2-3 बंदे मिलकर कारोबार कर रहे हो उनकी वर्किंग वन हमेशा सेम होती है, सिवाय इसके कि एक सेक्शन आज मैं नया आपको बताने लगा हूं। 21 का जे जो हमने पढ़ा हुआ है, 21 का जे आज लगने लगा है, जो पार्टनरशिप के बिजनेस के साथ खास था, और ये पढ़ना आज पेज 130। पेज 130 पर 21 का जे अगर आप पढ़ो तो 21 का जे कहता है ये वाला, एनी प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी ब्रोकरेज कमीशन, एक ही बात होती है ब्रोकरेज कमीशन, एनी सैलरी, एनी अदर पैसे, एनी अदर पैसे लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, पार्टनर्स को हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, जो वो घर से कैपिटल लाते हैं ना, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक चीज होती है। बस कोई भी पैसे पेड बाय एओपी टू पर्सन, पेड बाय एओपी टू पार्टनर्स ऑफ एओपी, मेंबर को अंडरलाइन करके पार्टनर ऑफ एओपी, ये खर्चा नहीं है बिजनेस का। और मानो ना मानो अगर पार्टनर ही घर पैसे लेके जा रहा है तो ये कौन सा खर्चा है? ये तो ड्राइंग है। ये कौन सा खर्चा है? ये तो ड्राइंग है। पार्टनर को अगर सैलरी भी दे दें तो ये पार्टनर के काम की सैलरी है, लेकिन पार्टनर तो असल में ओनर है ना, और ओनर का इतना बड़ा स्टेटस होता है कि अपनी सैलरी भी खुद ही डिसाइड करता है, तो इसलिए ये सैलरी नहीं होती, ये बस घर पैसे लेके जाने के बहाने होते हैं। तो पार्टनर को जो मर्जी पेमेंट कर दे बिजनेस, पार्टनर तो ओनर है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ लिख लो 21 का जे, 21 का जे नॉट अलाउड। तो 21 के जे की रोशनी में ये नॉट अलाउड है खर्चे, क्या क्या क्या, बाकिर और असद को सैलरी दी है और असद को बोनस दी है। अच्छा, इसको ना मैं किसी वजह से ब्लू मार्कर से लिखने लगा हूं। जी बोलो क्या क्या खर्चे हैं? बाकिर की सैलरी, असद की क्या है? सैलरी, और असद को और क्या दिया जा रहा है? बोनस। जी, बाकिर की सैलरी 290, असद की सैलरी 100 और असद का बोनस 310। बस होश से फिगर्स लिखवानी है। ऑनलाइन वालों अगर कोई फिगर गलत लिखी गई तो फिर पूरी क्लास नहीं बैठी हुई, माजरत। इससे मेरी 100% कोशिश है फिगर सही हो। 290, 100 और 310। क्लियर? आगे चलें जी। ये बिजनेस के खर्चे नहीं थे। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन इज ऑफ 6 लाख। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 6 लाख है। इट रिलेट्स, ये किससे रिलेट कर रही है? इट रिलेट्स टू अ कार एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन 1 जनवरी 15। ये 1 जनवरी 15 को हमने कोई गाड़ी लीज पे ली है, उससे रिलेट कर रही है। और ये जो गाड़ी है लीज पे हमने ली है, इसकी प्राइस गाड़ी की 30 लाख है। इसकी प्राइस गाड़ी की 30 लाख है। भाई प्राइस आपने गाड़ी की कुछ नहीं करनी, ये असल में वो ना जब कभी लेसर ने हमें लीज पे देनी थी ना, उस दिन इसने 30 लाख की खरीदी होगी। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मिल गई। इट रिलेट्स, इट इंक्लूड्स नहीं, इट इज कार एक्वायर्ड डेप्रिसिएशन। ये गाड़ी की अकाउंटिंग, ये लीज वाले एसेट की डेप्रिसिएशन है। अच्छा, पहले तो इसको उल्टा दें। कितनी डेप्रिसिएशन है? खर्चे इंक्लूड डेप्रिसिएशन, खर्चों में डेप्रिसिएशन पड़ी है। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी है? माइनस। इसे सही करने के लिए, और शुक्र है हमने ये जगह रखी हुई है इसकी, अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन जी कितनी? 600। इंटरेस्ट और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दी। आज उसने ना तंग करने के लिए प्राइस भी दे दी थी एसेट की। प्राइस वगैरह हम तब देखते हैं जब कभी ट्रांसफर हो रहा हो, और उसमें भी हम ये देखते हैं लेसी के लिए बार्गेन परचेज प्राइस क्या है, उस पर उसने रिकॉर्ड करना होता है। तो प्राइस वगैरह इररिलेवेंट है। अच्छा, वो जो हमारे दिल में एक आ रही थी ना, रेंटल्स पेड,
रेंटल पेड को इसने इसलिए ब्रैकेट में डाला है कि ये खर्चों में शामिल नहीं है। अकाउंटिंग वाले खर्चों में डालते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, तो ये खर्चों में शामिल नहीं है। रेंटल इसने ब्रैकेट में डाल दिए। रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 8,57,000। आगे आज बड़ी मजे की लाइन डाली है जो पहले नहीं डाली होती थी। द व्हीकल हैज बीन यूज्ड 70% फॉर बिजनेस पर्पस, अगली लाइन है एंड 30% फॉर पर्सनल यूज। भाई पर्सनल यूज आप छोड़े पड़े, मुझे बता दें बिजनेस में कितनी यूज हुई। 70% फॉर बिजनेस पर्पस। आप बता दें कितनी रेंटल माइनस करने की इजाजत है। 8,57,000 माइनस कर लूं या इसका 70%? इसका 70%। अब बच्चे ये सवाल पूछते हैं जब कभी बैठे होते थे कि सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को भी फिर 70% करें, सर इंटरेस्ट को भी फिर 70% करें, सर कुछ करें ना सर, ये प्लीज इस तरह करें, इनको भी कुछ 70% करें, कोई मजा नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं रेंटल्स मैंने बैंक को पे किए हैं 8,57,000, 8,57,000 का किराया पे करके मैं महीने में 10 दिन में, फर्ज कर लो 10 दिन में 7 दिन गाड़ी बिजनेस के काम के लिए चलाता हूं, 3 दिन घर वालों को सैर कराता हूं, फिर 7 दिन बिजनेस के काम के लिए चलाता हूं, फिर 3 दिन घर वालों को सैर कराता हूं, 3 दिन में बिजनेस में गाड़ी यूज नहीं करता। तो सर आप रेंटल्स को कह रहे हैं 70% बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, तो सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को भी करें 70-30 और इंटरेस्ट को भी करें 70-30। भाई मेरा ये ख्याल नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूं। अकाउंटिंग वालों के जो अकाउंटेंट्स है ना वो पहले ही अक्लमंद होते हैं। अकाउंटेंट्स जो है वो सिर्फ उतनी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं जितना बिजनेस से रिलेट कराओ, वो पहले ही सही कैलकुलेशंस करके रखते हैं, उनको समझाना नहीं पड़ेगा हमें। और एक और बात मैं यहाँ आपसे करता चलूँ, मैंने आपको कहा यार इन चक्रों में पढ़ाई ना करें, जिन चीज़ों को उल्टाना होता है ना उनकी ज़्यादा टेंशन नहीं, उन चीज़ों को उल्टाते हुए आपने बस ये देखना है इंक्लूड का लफ्ज़ उनके साथ लिखा होना चाहिए, जितनी प्राइस पे वो इंक्लूड है उनको उससे उल्टा दिया करना है बस। तो उल्टाने वाली फिगर्स में टेंशन नहीं लेनी कि टैक्स वाले इसमें क्या चाहते हैं, बस उल्टाना चुप करके होता है। कितना पड़ा है डेप्रिसिएशन, हमारी बला से जितनी मर्जी पड़ी है बस इसको उल्टा दें। कितना पड़ा है इंटरेस्ट 462, हमारी बला से ये किसका इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट है, 70 है, 30 है, 100 है, उल्टाते हुए बस सिंपली पाक कर देना होता है। तो आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट से पाक कर दिया, अब रेंटल आपने माइनस करने हैं। अच्छा क्या कभी ऐसा हुआ था वैसे कोई और भी चीज बिजनेस पर्पस वाली माइनस करनी है? हाँ एक दफा एक एसेट था जो पार्टली बिजनेस पार्टली पर्पस के लिए बिल्डिंग हमने खरीदी थी, तो मैंने उसमें भी कहा था डेप्रिसिएशन सिर्फ उतनी माइनस करना जितनी बिजनेस वाली है। तो रेंटल टैक्स वाले सारे माइनस करने देंगे या टैक्स वाले 70% रेंटल माइनस करने देंगे? 70%। क्लियर? तो टैक्स वाले कितने रेंटल माइनस करने देंगे? 857 का 70%। इतना खर्चा टैक्स वाले हमें माइनस करने देंगे रेंट के नाम से, क्योंकि इतना खर्चा हमारे बिजनेस में यूज हो रहा है। जी क्या जवाब आ गया? एग्जैक्ट 600। ठीक है ठीक है, राउंड करके 600। चलें जी आगे। यार वो कहते हैं अदर इनकम में कैपिटल गेन इनकम 6 लाख की पड़ी है, आगे ना पढ़ें, ये जब मैं रिक्लासिफाई करूंगा फिर देख लेंगे। अदर इनकम में कैपिटल गेन इनकम कितनी पड़ी है? 6 लाख की फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो बोलो प्रॉफिट तक आते आते कितनी कैपिटल गेन इनकम में डाल चुका? 600 की। जो फिगर जिस अमाउंट से इनक्लूड है उसे उसी अमाउंट से उल्टाना होता है। ये बड़ी बेसिक बात है। ये देखो डेप्रिसिएशन इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 6 लाख, खर्चे इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 6 लाख, अदर इनकम इंक्लूड कैपिटल गेन इनकम ऑफ 6 लाख। ये अधूरी बात जो ग्रीन मार्कर से मैंने दोनों जगह हाईलाइट की है, ये बात पढ़नी होती है। जी अदर इनकम में कितनी कैपिटल गेन इनकम पड़ी है? 6 लाख। आगे प्राइवेट कंपनी का लफ्ज़ ना पढ़ो,
वो जब कभी कैपिटल गेन में मैं डालने लगूंगा फिर मुझे ये बात याद कराना। तो कितना हो गया जी, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी कैपिटल गेन इनकम अदर इनकम का पार्ट बन के ऐड हो चुकी हुई है, इसको क्या कर दें, लेस कर दें। और एक बात लिख दो, मैं री क्लासिफाई करना है, इसको एंड पे याद कराइएगा, ये पेपर में लिखना जरूरी नहीं लेकिन अपने याद रखने के लिए रीक्लासिफाई करना है। फिलहाल इसको बाहर निकालने कितनी है, ये भी 600 है, ओह ऊपर वाली भी 600 थी, फिगर इसको माइनस कर दें। बाकिर का पर्सनल डाटा शुरू हो गया है, ब्रेक लगा दूं यहां पे या चलने दूं, ब्रेक लगा दूं यहां पे। बाकिर का पर्सनल डाटा शुरू हो गया, इसका मतलब एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया, एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया। बता दें 6,4 is it taxable income of AOP? Yes, sir. No, it is not taxable income, it is income from business. अभी तो कैपिटल गेन इसमें रिक्लासिफाई करके डालनी है, then we will get the taxable income of AOP. अब यार वर्किंग वन हो गई हमारा ना, वो न्यूमेरिकल अब सॉल्व करते हैं जिस तरह कल किया था। कल याद आ रहे व्हाइट बोर्ड पे यहाँ 6 लाख लिखा था और 6 लाख पे 10,000 का टैक्स निकाला था, याद आ रहा है AOP का, यहाँ 6 लाख लिखा था, 6 लाख पे 10,000 टैक्स निकाला था। लेकिन एक अजीब सी बात आपसे करूं, कल बड़ी आसानियां थी। कैसे आसानियां थी, कल के सवाल में पेज नंबर 266, कल के सवाल में पेज नंबर 264, पेज नंबर 264 पे ए और बी का अच्छा खासा डेटा दिया हुआ था, लेकिन कल वाले सवाल में एओपी की टैक्सेबल इनकम डायरेक्ट दी हुई थी। अगर हमारा दिल चाहे मन माने 6 लाख को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, शुक्र है 6 लाख की फिगर शुक्र है गिवन है, उस पे हमने टैक्स निकाल लिया था। आज के सवाल में 6 लाख की फिगर क्या 6,437,000 तक आते आते हम रुल गए हैं, 6,437 तक आते आते हम कल के सवाल में एओपी की टैक्सेबल इनकम गिवन थी, इसलिए हमने 6 लाख पकड़ के उस पर 10,000 मुझे याद आ रहा है टैक्स निकाल लिया था। व्हाइट बोर्ड जिस भी क्लास से आप ताल्लुक रखते हैं व्हाइट बोर्ड के साइड से शुरू किया था, 6 लाख की इनकम के ऊपर हमने टैक्स निकाल लिया था। लेकिन आज के सवाल में 6 लाख क्या 64,37,000 तक आते आते बहुत ज्यादा ख्वारी करनी पड़ी, 6,437,000 तक आते आते बहुत ख्वारी करनी पड़ी। चलें जी, अब एओपी का न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। बाकिर एंड असद, इनकम एंड, लिख एक और लाइन आप डाल सकते हो कि ये एओपी है, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। यार इसका जो ईयर है ना, इस पे मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं। इसका जो ईयर है, इसका ईयर है ना 31 दिसंबर 15 है। इसका मतलब है इसने हुकूमत से इजाजत ली हुई है कि मेरा स्पेशल टैक्स ईयर है, तो ये साल शुरू हुआ होगा 1 जनवरी 15 को और खत्म हुआ होगा 31/12/15 को। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात मैं आपसे करता चलूं कि इसको ना डिनोट टैक्स ईयर 16 से करते हैं, शायद आपको भूल गया हो। इसको टैक्स ईयर 2000 जिसमें आखिरी तारीख गिर रही है, आखिरी तारीख 31 दिसंबर 15 में गिर रही है। इसके बाद कौन सा 30 जून आता है, पहली 2 क्लासें रिवाइज कर लो, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं। इसके बाद 30 जून 16 आता है, तो इसलिए इसको डिनोट करते हैं 30 जून 16 से, क्योंकि रिक्वायरमेंट में भी 16 लिखा है। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाता कि रिक्वायरमेंट में लिखा होता 16 का सवाल सॉल्व करें, आपने 31 दिसंबर 15 पढ़ के लिखाना था नोट द डेटा ऑफ 16 इज नॉट गिवन सो आई एम नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन। सर इसमें तो मेरे पूरे नंबर आ गए क्योंकि उसने थोड़ी सी गेम की थी, मुझे समझ आ गया। और पागल गेम नहीं की थी उसने 31 दिसंबर 15 का मतलब 30 जून 16 ही होता है, तो परेशान ना होना कि ऊपर 31 दिसंबर 15 लिखा हुआ है, नीचे 30 जून 16 लिखा हुआ है। असल में ये जो 30 जून 16 लिखा हुआ है ना मोहतरम, ये इसका स्पेशल टैक्स ईयर है। और ये बन पता क्या रहा है 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, और बिल्कुल इसको टैक्स ईयर 16 ही कहते हैं।
टैक्स ईयर 16। हाँ, ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हो, स्पेशल टैक्स ईयर है इसका। ये जो जनवरी 15 को शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर 15 को खत्म हो रहा है। चलो जी बताओ भाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस 6437 रुपीज इन 1000। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब आपने मुझे ये बताना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक वाली है या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम वाली है। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे हुए तो नॉर्मल रिजीम वाली होगी, और अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे हुए तो वो वाली होगी। तो अब देखना है प्राइवेट कंपनी के या पब्लिक कंपनी के। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं। अच्छा, ये मैंने लाइन काटी हुई है, ये मुझे खोल के देखना पड़ेगा होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है या 1 साल से कम है, क्योंकि याद रखना प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी वगैरह अगर आप बेचते हो तो इसको कहा जाता है जी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और अगर आप ज्वेलरी वगैरह बेचते हो तो इसको कहा जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रेजिम। शेयर्स वर एक्वायर्ड ऑन यकम अगस्त 14 एंड वर सोल्ड ऑन 30 सितंबर 15। अब जरा जम मारो, यकम अगस्त 14 के बाद 1 साल की जम मारो, पहले यकम अगस्त 14 के बाद 1 साल की जम मारो। यकम अगस्त 14, यकम अगस्त 15, यकम अगस्त 15 के बाद अगस्त के बाद सितंबर आएगा, तो 1 साल 2 महीने बन रहे टोटल मेरे ख्याल से। गिन लेना, अगस्त सितंबर यकम है ना, बहरहाल साल से ज्यादा ना, साल से ज्यादा है, तो 1 साल से ज्यादा है। तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा, इसलिए गेन को किससे मल्टीप्लाई करना है? अकाउंटिंग के टीचर ने नहीं करवाया होगा, टैक्स वाले ही कहेंगे इसको करो। तो गेन को अब इसको रिक्लासिफाई करना है, जो 600 को पूरा ऐड कर दूं या 75% से मल्टीप्लाई करे। तो ये सिक्योरिटीज नहीं है, 600 ज़रब 75%, गेन बोले तो 450। चलें जी, टोटल इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम भी वही है और कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। 6887, ये जी इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। कल 6 लाख सीधी सीधी गिवन थी, आज बड़ी मेहनत करके निकालनी पड़ी। इस पे अब हम टैक्स निकालते हैं यार। एओपीस के ऊपर ना लगता होता है टेबल 1 हमेशा, चैप्टर 4 का। हाँ जी, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 बिल्कुल। 6437 नहीं, 688700, तो 688700 तो आखिरी सीरियल लगेगा। ओके, 12200000 प्लस 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 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन, वो कितनी बनेगी? 887000। डबल 877000 सारे निकालो, 0.35 जमा 12200000। ये जो जवाब आएगा इसे हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो क्या आ गया बताओ? बोलो बोलो बोलो, क्या आ गया? एक्सेलेंट, 1530 कर दो, आगे पॉइंट छोड़ा दो। 1530 डन। कल जिस भी क्लास में हम बैठे हुए थे, शायद आप लोगों को याद हो कि इसके बाद हमने पार्टनर का न्यूमेरिकल शुरू किया था, और कल वाले सवाल में पार्टनर ए और पार्टनर बी। लेकिन उससे पहले हमने यहां पे एक वर्किंग की थी, उस वर्किंग का नाम याद है? डिविजिबल इनकम। तोड़ो तोड़ो, हमने तोड़ा था हिस्सा 2 के अंदर। तो इससे पहले हमने क्या की थी? डिविजिबल इनकम। क्या ये एओपी के न्यूमेरिकल का पार्ट है या पार्टनर के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले की एक वर्किंग है?
ये पार्टनर के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले की एक वर्किंग है। अब हम इनकम को क्या करने लगे हैं, बोले ब्रेक करने लगे हैं। यहां तक पहले नोट कर लें। चलें जी, अब आप बता दें वो कैसे की थी कल डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन। डिविजिबल इनकम का क्या मतलब है, तकसीम करनी है इनकम। किसकी टैक्सेबल इनकम तकसीम करनी है, याद रखना टैक्सेबल इनकम आया करेगी हाँ, ये सबसे आखिरी वाली जिस पे टेबल, जिस पे आप एनटीआर का रेट लगाते हैं, ये वाली टैक्सेबल इनकम आया करेगी। जिसे टेबल, जैसे चैप्टर 4 में जाके देखते हैं, बस ये याद रख लो, जिसे चैप्टर 4 में जाके देखते हैं वो इनकम चाहिए। अच्छा, टैक्सेबल इनकम बोलो तो 6887 डन। कल क्या किया था, अभी नहीं करना वो, कल क्या किया था, कल किया था हमने 3/5 और 2/5, और आज भी वही करना है। 3:2 का मतलब होता है 5 टोटल, 3/5 और 2/5। अभी अभी आपने नहीं करना, बाकिर को और असद को 3/5 और, लेकिन मोहतरम आज ऐसे नहीं करना। अभी ये क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है हमें, हाँ आज ऐसे नहीं करना, आज नहीं करेंगे 3/5 2/5। मोहतरम आज इसे खाली प्रॉफिट नहीं बांटा जा रहा, आज इन्हें कोई और पेमेंट्स भी की जा रही हैं। आज इन्हें सिर्फ प्रॉफिट नहीं देना 3/5 2/5, आज तो मैंने ब्लू मार्कर से पहले ही फिगर्स तैयार करके रखी हुई, आज तो इनको सैलरीज और बोनस भी दिए जा रहे हैं। तो अब एक वर्किंग होने लगी है, बिल्कुल नई वर्किंग, जरा गौर से देखते रहने आपने। एक वर्किंग आज ब्रिज बनाने के तौर पे हमें करनी पड़ेगी। ये तो मैंने सही लिखा हुआ था टैक्सेबल इनकम, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। टैक्सेबल इनकम को डिविजिबल इनकम कहना है, यानी इसी को डिवाइड किया करना है। डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, डिवाइड करने का तरीका ये होगा, आप समझ लो बस ये डबल अंडरलाइन लगा के मैंने क्लोज कर दी। अब इसे मैंने तकसीम करना है। तकसीम करने का तरीका ये होगा कि हम ना अटेंटिव रहने, सिर्फ 1-2 मिनट, सादा सी कैलकुलेशन है। हम 3 कॉलम डाल लिया करेंगे, बाकिर असद टोटल, ये दोनों का अपना अपना हिस्सा आ जाएगा, ये टोटल हिस्सा। इसके बाद वो जो न्यूमेरिकल में मैंने ब्लू से करके लिखी हुई है ना चीजें, ये पार्टनर को पेमेंट्स हैं, इनको पहले ये पेमेंट्स दे दो, अगर ये पेमेंट्स देके कुछ बचे फिर प्रॉफिट बांट दो। तो 6887 को पहले इस्तेमाल करो ये पेमेंट्स देने में। क्लियर? तो ये रूल है, इसी को याद रखना है, आसान सी कैलकुलेशन है, जरा समझ लें। इसको बोलें बांटना कितना है, हमने ये मैं यहां से यहां लाया हूं, देखो एरो क्लोज कहां हो रहा है, इनको बांटना कितना है 688। किस किस नाम से बांटना है वो मेरी मर्जी। बाकिर इधर आओ, जी जी जी, तुम्हारी सैलरी अबू बकर यहां तक आ रहे 290। असद इधर आओ, तुम्हारी सैलरी जी 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 जी। बाकिर इधर आओ, भाग जाओ। असद इधर आओ, बैठो, तुम्हारा बोनस। असल में पार्टनर जो है ना, ये ज्यादा टाइम दे रहा होगा दुकान को, ये कम टाइम दे रहा होगा। ये कस्टमर बाहर से घेर के नहीं लाता होगा, ये कस्टमर बाहर से घेर के लाता होगा, इस वजह से इनको कुछ पेमेंट्स की जा रही हैं। 6887 एओपी ने कमाया है, इसमें से पहले इनको इनकी तनख्वाहें दें, फिर इनको इनके बोनस दें। अगर फिर भी कुछ बच जाए, मेरे ख्याल से अच्छा खासा बच जाएगा, इसमें से ये दोनों फिगर्स माइनस करूंगा, अच्छा खासा बच जाएगा। अगर फिर भी कुछ बच जाए वो बांटें जो आप करने लगे थे 3/5 और 2/5, वो बांटें इनमें।
तो छोटी सी बात है, नई बात है, भूलेगी तो नहीं, आसान सी चीज है। ठीक है, आप बता दें मैं क्या बांटने लगा हूं? प्रॉफिट का हिस्सा। प्रॉफिट का हिस्सा। किस प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना है, इसके लिए आपकी अन्नी अटेंशन चाहिए मुझे। किस प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना है? मोहतरम, प्रॉफिट पैसे पता कैसे आएगा? 6887 पकड़िए लेटर जरा। 6887 माइनस 390 माइनस 310 जी 61। इसको तोड़ो बिटवीन बाकिर एंड असद। इसको तोड़ना है आपने। तोड़ें जी। अच्छा, इनको किस रेशो में तोड़ना है? 3:2। 3:2 का क्या मतलब होता है? इसको मल्टीप्लाई करो 3/5 से। 3712 और इसको 2474 247 4.8 आ गया। तो 2475 हो जाएगा ना राउंड करके। चलें जी, करें नोट यहां तक। 6187 के तोड़ के 2 हिस्से कर दिए। डन। अच्छा, इस तरह की ना एक वर्किंग इंट्रो की क्लास में करते हैं। जिन्होंने इंट्रो पढ़ा है उनसे बात कर रहा हूं, बाकी लोग बेशक इग्नोर कर दीजिएगा, बात कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक वर्किंग करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें आप लिखते थे नेट प्रॉफिट 100 रुपया, यानी प्रॉफिट जो आया, जैसे मैंने 6887 लिखा। फिर आप पार्टनर ए को सैलरी देते थे 10 रुपये, पार्टनर बी को सैलरी देते थे 2 रुपये, और उसके बाद आपका प्रॉफिट बच जाता था 100 माइनस 10 माइनस 2 88 को आप पार्टनर ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तकसीम कर देते थे। कुछ इस तरह की वर्किंग होती थी इंट्रो की क्लास में। याद आ रही है? ठीक है, कुछ ने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई, कोई मसला ही नहीं है, आसान सी कैलकुलेशन थी। कल ऐसा क्यों नहीं किया था? सर कल पार्टनर की सैलरी नहीं अवेलेबल थी, पार्टनर का बोनस नहीं अवेलेबल था। कल भी यही करना चाहिए था, आज भी यही करना है, लेकिन कल असल में डेटा आसान था, इसलिए हमने एसेट ट्री बना लिया था। तो कल इतना तो किया था, कल प्रॉफिट शेयर तकसीम किया था दोनों में। तो किया क्या करना है बोले जी? टैक्सेबल इनकम को नीचे उतारना है, फिर नीचे उतारना है, नीचे उतार के ये डिविजिबल इनकम नाम रखना है इसका, इसको यहां लिख लेना है। डायरेक्ट आप इस फिगर को यहां भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, यहां अलग से लाइन ना डालो। इस 6887 में से पहले उनकी सैलरीज, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ दे देने। इसमें से ये दोनों फिगर्स माइनस करनी है। क्या हुआ सर आ रही है, मोबाइल देख रहे थे। अच्छा, इसमें से ये दोनों फिगर्स माइनस करनी है, बचा कुचा पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तकसीम कर देना है। क्लियर? लेकिन अभी भी ये हमें पता नहीं चला कि बाकिर की इनकम कितनी है एओपी से। बाकिर ने कितना कमाया? 4002 2885। ये किसने कमाया? बाकिर ने। ये किसने कमाया? असद ने। क्लियर? ये एओपी से इसने कमाया, ये एओपी से इसने कमाया। अब किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें? मिस्टर ए का किया था कल, ज्यादा वाली इनकम ज्यादा वाला टैक्स, और मिस्टर बी का किया था। अभी आप रिलैक्स हो जाएं, कहीं बैठ के अपना जो काम करना करें। अच्छा, ले आओ भाई इधर। बाकिर पर्सनल डाटा। किसका डाटा? बाकिर का पर्सनल डाटा। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल, बाकिर बिसाइड्स हिज शेयर इन द फर्म, बाकिर ने अपने फर्म के शेयर के अलावा इंजॉयड इनकम्स
इनकम्स भी कमाई और बर्दाश्त किए लॉसेस भी बर्दाश्त किए फ्रॉम द सोर्सेज गिवन बिलो। चलें जी, बाकिर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी है यार? किसकी जाती इनकम है? शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अनदर एओपी। अबे ये क्या आ गया यार? मैंने आपको बताया नहीं था, सुबह सुबह ना मैं बाकिर से मिल के आया था, तो बाकिर बड़ा परेशान था। मैंने कहा बाकिर क्या हुआ, क्या हुआ बाकिर, क्या हुआ, बताओ बताओ बाकिर, बताओ बाकिर क्या हुआ। बाकिर ने कहा यार एक और एओपी है। बाकिर मैंने सुना था तेरी असद के साथ एओपी है। हाँ यार एक और एओपी है। बाकिर कौन सी? कहते हैं बाकिर एंड जरदारी। बाकिर तेरे बड़े पार्टनर हैं यार। कहते लेकिन वहां से ना मुझे लॉस आ गया। उस एओपी से मुझे क्या आ गया? शेयर ऑफ लॉस आया। शेयर है इसका, ये इसके ऊपर परसेंट नहीं लगाने की जरूरत, उसका लॉस का शेयर है। इस एओपी से तो इसको 4002 का प्रॉफिट आया है और उस एओपी से 35 का लॉस आया है। इस एओपी से क्या आया रे तुझे? इस एओपी से क्या आया रे तुझे? इस एओपी से इस प्रॉफिट और अनदर उस एओपी से क्या आया? लॉस है। अच्छा मैं इधर आके बैठ गया था, इसका मतलब ये नहीं था कि इस बाकिर एंड जरदारी वाली होगी है। तो शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एन अनदर एओपी इज 35,000। इसको देखते हैं यार अभी क्या करना है। ज़कात पे किया उसने और प्राइवेटाइजेशन कमीशन में इसने शेयर्स बाय किए हैं। वो मैंने कहा जरा टैक्स क्रेडिट आपके रिवाइज हो जाएंगे। कल भी टैक्स क्रेडिट निकाला था तो जरा टैक्स क्रेडिट रिवाइज हो जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन से शेयर खरीदने पे भी टैक्स माफ होता है। तो बता दें जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की ऐड कर देते हैं, ज़कात इसमें से माइनस कर देते हैं। इसका इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा अभी क्या करना है। किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें जी? मिस्टर बाकिर का। मिस्टर बाकिर क्या यार, इसका भी डेटा ना फिर ईयर एंड दिसंबर का ही होना चाहिए, तभी सारा डेटा मैच करेगा। तो बहरहाल सवाल खामोश है। बाकिर इनकम टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स ईयर 2016। असद का डेटा नहीं आज दिया हुआ, वरना 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, एओपी का भी, बाकिर का भी, असद का भी। ये बाकिर का डेटा ना? हाँ बाकिर का डेटा। बताओ जी बाकिर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 2500 एब्रीविएशंस ना यूज किया करें पेपर में जी। बोलें 2500 2500। ये इसकी टोटल इनकम आ गई कितनी जी? 2500 लेस ज़कात। बोलें तो कितनी? 30 की ज़कात आ गई। तो टैक्सेबल इनकम 2470, ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। नहीं नहीं नहीं, डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज नहीं करना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज कर दें। हम कौन होते हैं डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज करने वाले? हमने तो कल की क्लास ली हुई है। मिटाओ मिटाओ मिटाओ। 2470 क्लियर। अब क्या करें? अब बाकिर के मुंह पे टेप डाल दें। बाकिर के मुंह पे टेप लगा दें और टेप बाकिर क्या करने लगे हो? खुदा का खौफ करो, टेप खुल गई, बंद करो यार, चुप। एड शेयर फ्रॉम ओवर एओपी। जरा ओवर एओपी में इसलिए कह रहा हूं कि इसके साथ जरा उनसा हो गया, काफी लंबी कैलकुलेशंस वगैरह की हैं, तो ये मेरी हमारी एओपी ओवर एओपी, इससे उनस हो गया इससे। तो तेरी क्लास किस टाइम है अगली? 11:50 पे 15 अच्छा 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 जी। शेयर फ्रॉम केड़ी शेयर फ्रॉम ओवर एओपी, हमारी एओपी। हमारी एओपी से शेयर बोले तो कितना है? 404002। कल भी ये ऐड किया था, याद आ रहा है? पुराने तजर्बे की बुनियाद पे एक बात करने लगा हूं।
ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो ये सवाल पूछते हैं, सर ये इनकम फ्रॉम सैलरी है बाकिर की 2,90,000, सर ये बाकिर की सैलरी इनकम में आपने क्यों नहीं डाला 290? ओ भाई खुदा के लिए, ये पार्टनर्स ने नाम रखे होते हैं सैलरी बोनस, पार्टनर यहां एम्प्लॉय नहीं है, मास्टर सर्वेंट रिलेशन होना चाहिए सैलरी कमाने के लिए, और ये इसका तो ओनर स्टेटस है, इसका तो पार्टनर स्टेटस है। खुदा के लिए ऐसा सवाल ना पूछ लीजिएगा ग्रुप्स में कि सर मुझे तो लग रहा था बाकी की सैलरी इनकम 2,90,000 है, वो उधर ऐड करें। मोहतरम इसकी सैलरी नहीं है, ये धोखा है, सैलरी का नाम रखा हुआ है इन्होंने, बोनस का नाम रखा हुआ है। असल में मिल मिला के ये पार्टनरशिप फॉर्म से 4002 लेके जा रहे हैं जिसमें ये भी शामिल है, और ये सैलरी नहीं है, ये पार्टनरशिप की डिविजिबल इनकम डिवाइड हो रही है इनको, ये सैलरी नहीं है। इसको सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी ना खुदा के लिए कह देना। 4002 में ये शामिल है दोनों पे। तो ये 4002 क्या है? ये एओपी से आया हुआ हिस्सा है। अच्छा, अब कल वाली बातें जरा रिवाइज करा दूं। कल हमने सेक्शन 92 पढ़ा था। सेक्शन 92 में लिखा हुआ था एओपी शैल पे टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये हमने पहली बात पढ़ी थी। दूसरी बात पढ़ी थी एंड वेयर एओपी हैज पेड द टैक्स, कल 6 लाख पे 10,000 था। वेयर एओपी हैज पेड द टैक्स, द शेयर ऑफ पार्टनर फ्रॉम द इनकम ऑफ एओपी शैल बी एग्जाम्ड, शैल बी, लेकिन इन द एंड हमने जाके पढ़ा था एग्जाम्ड उस तरह का नहीं है, कुछ इसके साथ करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां तो लॉ मेकर ने इसकी जान ले ली। अब इसने बाकिर ने कहा जरा मेरे मुंह से टेप उतारो, हमने इसके मुंह से टेप उतारी। बाकिर ने कहा चलो ठीक है, बाकिर एंड असद वाली एओपी से मुझे प्रॉफिट आ रहा, जरदारी वाली एओपी से मुझे लॉस आ रहा। बाकिर एंड असद वाली एओपी से मुझे प्रॉफिट आ रहा और बाकिर एंड जरदारी वाली एओपी से मुझे लॉस आ रहा। तो देखो, अगर तुम लोग मुझे फायदा पहुंचाना चाहते हो तो लॉस माइनस करने की भी इजाजत दो। किस नाम से? लेस शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एन अदर एओपी 35। लॉ मेकर ने कहा जाओ, मैं तुम्हें लॉस माइनस करने दूं? नहीं माइनस करने दूंगा। इसने कहा यार ये क्या फायदा हुआ, चुप चल बस। और ठीक है, लॉ मेकर सख्ती करने पे अब हम क्या कर सकते हैं। तो पता ये चला कि इज इट पॉसिबल कि एक बंदे ने 4-5 जगह टांगे अड़ाई हो? जी बिल्कुल पॉसिबल। बाकिर कोई अदर सोर्स भी कमा रहा है अपनी, वो शायद इसने बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दी हो। बाकिर अपनी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कमा रहा है, ठीक है। अच्छा यार उसको चाय का जरा कह देना बाहर किसी को। बाकिर अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कमा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बाकिर असद के साथ मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म खोल के 4002 भी कमा रहा है, और बाकिर जरदारी के साथ मिलकर लॉस भी सस्टेन कर रहा है। 3 पंगे डाले में बाकिर ने, अदर सोर्स भी कमा रहे हैं, असद के साथ मिलकर प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, और जरदारी के साथ मिलकर लॉस सस्टेन कर रहे हैं। तो ये जो जिस भी एओपी से प्रॉफिट आया करेगा ना, उसको हम ऐड कर दिया करेंगे इधर, और अगर किसी एओपी से लॉस आया करेगा तो उसे हम लेस नहीं किया करेंगे। अगर इधर भी लॉस आ जाता -4002, अगर इधर भी लॉस आ जाता तो ये भी माइनस ना कर सकते। तो प्रॉफिट अगर आ जाए एओपी से तो ऐड कर देने, लॉस आ जाए तो माइनस नहीं करना। तो इधर स्टार डालो ऐड के ऊपर, स्टार डाल के सफे के टॉप पे लिखो जिस एओपी से प्रॉफिट आएगा, जिस एओपी से शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा सिर्फ वो ऐड करेंगे। जिस एओपी से शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा सिर्फ वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, आप बता दो जो शेयर ऑफ लॉस है, शेयर ऑफ लॉस एन अदर एओपी का, वो माइनस करने की इजाजत है? नहीं यार, ये कल भी 2 दफा टैक्सेबल इनकम आ रही थी, आज भी 2 दफा टैक्सेबल इनकम आ रही है। चलें खैर है, 6472 सही
अच्छा चलें जी आगे, ये आ गई टैक्सेबल इनकम। आप बताओ जी ये कौन सी है? कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम। ये कम वाली है और ये ज्यादा वाली है। अब हम क्या करें, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स निकाल लें, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स निकाल लें। यार ये बाकी इंडिविजुअल है, तो अब हमें इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। सैलरी को कमा नहीं रहा तो इसलिए टेबल 1 लगेगा। सैलरी सलूरी कमा नहीं रहा तो शहजादे पे टेबल 1 लगेगा। लगाएं जी टेबल 1, जान ले लें शहजादे की। पेज नंबर 33। टैक्स यार निकलवा देना जरा। 6 मिलियन से ज्यादा है इसकी इनकम। 647200। तो आखिरी सीरियल लगेगा, बताओ यार। 0 जमा 35% ऑफ 47200। 1220000 जमा 0.35% ऑफ 472,000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना बना? 1385,200। हाँ जी 1385 राउंड करके देखो ना, 6472 पे 1385 टैक्स 1382। खुदा के लिए इसको इनर कॉलम में हम लिखेगा, आउटर कॉलम में नहीं डालना इसको। क्यों? हाँ इसलिए कि हम हमने दोबारा टैक्स निकालना है, एक्चुअल टैक्स। अगर 1385 टैक्स बनता है 6472 पे, तो मैं आपको बताऊं 2470 पे कितना बनता है? अच्छा आप बताएंगे, ठीक है। 1385 डिवाइडेड बाय 6472 मल्टीप्लाइड बाय 2470। 529 कर लो क्योंकि 528.7 आ रहा है, नहीं 528.5 आ रहा है, तो पॉइंट को उड़ा देंगे 5 को, तो ये इसलिए 529 बन जाएगा। 529 ये इसका कौन सा टैक्स बन गया? एक्चुअल टैक्स। अब बोलो जरा, मिली नगमा जो था, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। तो अब ये कम वाला टैक्स निकला है। अब हमने क्या देना है? टैक्स क्रेडिट। अब हमने टैक्स क्रेडिट देना है। अच्छा अब मैं ये बताओ कि अदर सोर्स ले गए 25 लाख, शेयर ऑफ लॉस को फारिग कर दिया, ज़कात माइनस कर दी हमने, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये जाके सेक्शन 62 देख लेते हैं। अच्छा वैसे प्राइस याद कर जो, 50,000 या 50 ले लेते हैं ना, 50 ले लेते हैं। तो टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर, टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में शुरू में ही पेज नंबर 66। डन जी बिल्कुल, ये वाला सेक्शन है। और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन विच एवर इज लोअर। लेकिन पहले ए और बी तो चाहिए ना मुझे। यार कल जाते जाते मैंने पढ़ाया था कि आपने टैक्स क्रेडिट देने अंडर सेक्शन 62 कैसे, ए ओवर बी इंटू सी। आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है मैंने कहा था ए ज्यादा वाला टैक्स लेना है और बी ज्यादा वाली टैक्सेबल इनकम लेनी है। तो ए ज्यादा वाला टैक्स लेना है और बी ज्यादा वाली टैक्सेबल इनकम लेनी है। तो ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स 1385 डिवाइडेड बाय 6472। 1385 divided by 6472 into C is lower of, C is lower of। क्या क्या करना है जी? कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर, वो याद है 50,000। अच्छा 50,000 को अगर मैं 50 लिख लूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? 50,000 को 50 लिख लेता हूं और 20% ऑफ
टैक्सेबल इनकम। ये कल मैंने जाते जाते कहा था लोअर वाली लेनी है, ये ना ज्यादा वाली नहीं लेनी। ये मैंने सीज लोअर ऑफ में कहा था कि टैक्सेबल इनकम आपने कम वाली लेनी है, ये जाते जाते कहा था कल। 20% ऑफ 2470 दैट कम्स टू जी 494। अच्छा तीसरी फिगर 2 मिलियन है, लेकिन मैं इसको आखिरी 3 जीरो उड़ा के 2000 लिख रहा हूं। अब बता दें 50, 494 और 2000 में से क्या लोअर है? 50। अब 1385 divided by 6472 multiplied by 50 this comes to 10.69। 10.6 का मतलब हो सकता है 11। 518 It is tax payable to government। किसका? बाकिर का। अच्छा यार आज हमें वर्किंग 1 क्यों करनी पड़ी है? वर्किंग 1 क्योंकि आज टैक्सेबल इनकम एओबी की भी गिवन नहीं थी। वो वर्किंग 1 आज हमें नहीं करनी पड़ी काफी ज्यादा, लेकिन आसान सी थी, वर्किंग तो आती है। क्लियर? अब यार इसको पढ़ लो। एओपी का चैप्टर शुक्र है आज थियोरेटिकली खत्म हुआ। 1 2 4 लाइनें कोई रह गई हैं हमारी, फिर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा यार एक लाइन इस सवाल में और लिखी हुई थी, जरा आना। एक लाइन सवाल में और लिखी हुई थी, अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंपेयर द टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल बाय एओपी एंड बाकिर। Assume tax and accounting deduction is same for owned asset। Assume करो owned asset की accounting deduction tax deduction बराबर है, इसलिए तो हमने accounting deduction गिवन नहीं थी सवाल में, तो accounting deduction वरना उल्टा के tax deduction माइनस करनी पड़ती। owned asset की बराबर है लीज की नहीं लिखा हुआ, लीज वाली तो हमने की थी एडजस्टमेंट। अच्छा यार ये 59A 59A में ना मैं पहले दूसरी वाली लाइन पढ़ूंगा फिर बाद में पहली वाली। 59A A partner of an AOP cannot minus, इसको माइनस लिख लो, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लफ्ज़ ना लॉसेस के चैप्टर में आएंगे, फिर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो गए इनसे। दोबारा पढ़ो। A partner of an AOP cannot minus the loss of AOP against his income। आगे लिखो 35,000, आगे लिखो 35,000, पहला सफा चैप्टर का। A partner of an AOP cannot minus the loss of AOP against partner income। अब सुनो, a partner of an AOP cannot minus 35 अगेंस्ट हिज इनकम्स, अपनी इनकम्स में से 35 माइनस नहीं करेगा। तो आगे लिख लो, पेज नंबर कौन से बाकी रसद वाले का? ये 35 के बारे में बात कर रहे हैं, पेज कौन सा? पेज 272। आंसर तो उसका दिया नहीं हो ना, आंसर हमने इधर ही किया। डान आगे चलें। इन केस ऑफ एन एओपी, अच्छा यार फिर 35,000 का बनेगा क्या? वैसे ये आपको मैं ना लॉसेस के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 35,000 का बनेगा क्या? 35,000 का लॉस जो है ना किसको आया है? एओपी को आया ना, जरदारी वाली एओपी को, जरदारी वाली एओपी में से बाकिर को आया ना। जज़ाकल्लाह, बस ठीक है, जरदारी वाली एओपी में से बाकिर को लॉस आया ना। अब इस 35,000 का बनेगा क्या? ये आपने लॉसेस का चैप्टर अभी नहीं पढ़ा हुआ, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ। ये मैं लाइन पढ़ा देता हूं, समझ आ गई ठीक है, ना समझ आई कोई मसला नहीं। कम से कम आप ऐसा करो 4A को टेक कर लो। 4A मेरी तरफ से ओवर हो गया। 3 लाइन समझ आ गई ठीक है, ना समझ आई तो आगे लिख लो। चैप्टर लॉसेस का कौन सा है? 13 है चैप्टर नंबर। अगला चैप्टर खोल के देखना था।
14. In case of an AOP, any loss of AOP, मेंबर में से तो माइनस नहीं होना, shall be minus against the income of AOP. आगे लिखें of next years, of next years. आगे लिखें of next years. बिल्कुल समझ नहीं आया सर, आपने क्या बात कर दी? कोई मसला ही नहीं, यह लॉसी का चैप्टर मैंने पढ़ाया ही नहीं। फिलहाल एक बात समझ आ गई कि बाकिर और जरदारी एओपी को आया लॉस, वो लॉस बाकिर अपनी इनकम में न्यूमेरिकल में माइनस नहीं कर सकता। फिर करेंगे क्या? अच्छा, एक तरतीब सुन लें कि पहले इसको पढ़ना है आपने घर में पॉइंट को, फिर इसको पढ़ना है। अल्लाह करे 3 समझ आ जाए, वरना 3 फिर कभी समझा दूंगा। इन केस ऑफ एन एओपी, एओपी के केस में एनी लॉस ऑफ एओपी, एनी लॉस ऑफ एओपी, पहले नीचे वाली लाइन पढ़ो, शेल नॉट बी माइनस अगेंस्ट इनकम ऑफ पार्टनर। पहली बात। दूसरी बात फिर क्या करे? शेल बी माइनस अगेंस्ट इनकम ऑफ एओपी इन नेक्स्ट ईयर्स। एओपी अपने अगले सालों का प्रॉफिट आ गया ना, उसमें से अपना नुकसान माइनस कर लेगी। डन? पास पेपर्स निकालो। अच्छा इधर देखो, इधर इधर इधर, हमारा सिर्फ अब ये कॉन्सेप्ट रह गया, ये 2 लाइनें ऐसे ही है ना, बाकी ये डब्बा डब्बा करवाना हुआ मैं खुद करवाऊंगा। अच्छा आओ यार, पास पेपर का सवाल। एक चीज में देख लो, हाँ ठीक है, सही है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एन एओपी। यार ये सेक्शन की हेडिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी। इसके जवाब में 92 लिख के आएंगे। डन? आगे पढ़ें। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ लॉ रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी। वही सवाल है, वही सेम। अगला सवाल पढ़ो, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। Briefly discuss the provisions of law in respect of following situation. Farhan received 9,60,000 as share of profit from AOP. देखो, Bakir received 4,002 as his share from AOP. बाकिर की बात हो रही है। Farhan received 960 as his share from AOP during 2014. He also earns income from other source. He also. Bakir received 4,002. He also earn income from other source. अब जरा सोच के बताओ, ये बाकिर का सवाल सॉल्व करवाना चाह रहे थ्योरी में, या डेटा तो अवेलेबल नहीं है कि पूरा सवाल सॉल्व हो सके। बाकिर के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगना चाह रहा है या एओपी के बारे में? बाकिर के बारे में। और बाकिर के बारे में पता है कौन सा पॉइंट है? बाकिर के बारे में सेक्शन 88। और अल्लाह भला करे आपका, सेक्शन 88 की अगर मैं पहली लाइन पढ़ दूं ना तो आप हैरान हो जो पढ़ के। इफ फॉर अ टैक्स ईयर बाकिर has taxable income and derives share from AOP, या हमारा सवाल में फरहान has taxable income and derives share from AOP, the amount of Farhan tax shall be calculated as below. ये लिख के आना है सेक्शन 88। चलो आपको कैसे पता चला? अच्छा अब ना, अगर कभी पेपर में सवाल आएगा ना एओपी का टैक्स कैसे निकलना है, तो वो 92 है ऊपर, और सवाल आए बाकिर का टैक्स कैसे निकलना है तो वो 88 है। एओपी का टैक्स कैसे निकलना है? 92। बाकिर का टैक्स कैसे निकलना है? 88। क्वेश्चन 1 2 क्लियर था, 3 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन 3 में देखो उसने लिखा हुआ है फरहान रिसीव्ड इतना फ्रॉम एओपी, फरहान ऑल्सो अर्न्स इतने। तो फरहान फरहान बार बार लगा हुआ है, तो फिर एओपी की बात करना चाह रहा होगा या बाकी फरहान की? क्वेश्चन 4,
अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी। ये चैप्टर 4 का सवाल है, इसको छोड़ो। एओपी रेजिडेंट कब बनती है, चैप्टर 4 में जाके देख लेना। अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो, मेन सवाल वो है। ऑल्सो एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ एओपी। नहीं, आप नीचे वाला सवाल पढ़ने लगे थे। ऑल्सो डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ एओपी इन द हैंड्स ऑफ एओपी एंड इट्स मेंबर्स। यार ये क्या मतलब है, इसने 2 सवाल पूछ लिए हैं। इन द हैंड्स ऑफ एओपी एंड मेंबर्स, ये क्या है यार मतलब इस बात का? इन द हैंड्स ऑफ एओपी एंड मेंबर्स, इधर देखो, इन द हैंड्स ऑफ एओपी सेक्शन 92, इन द हैंड्स ऑफ मेंबर सेक्शन 88। दोनों पूछ लिए, बड़ा तेज निकला। आके लिखें ऊपर सेक्शन 92 के, इन द हैंड्स ऑफ एओपी डिस्कशन हो रही है इस पैसे की। सेक्शन 92 के ऊपर लिखो इन द हैंड्स ऑफ एओपी, और सेक्शन 88 के ऊपर आके लिखें इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। भाई वो आखिरी एडजस्टमेंट, मैं कोई और बात कर रहा हूं रिकॉर्डिंग में, आप ना सुनिएगा। वो आखिरी एडजस्टमेंट कर लो, सेल ऑफ फिक्स एक्सचेंज हो रही हैं जो, वो डिस्कस करनी है मैंने गोल्डन वाले सवाल में। हाँ, सबसे आखिरी एडजस्टमेंट इस बार कर लो, वो डिस्कस करनी है मैंने। वापस आ जाएं, इन द हैंड्स ऑफ एओपी एंड इन द हैंड्स ऑफ। अब मुझे बताओ, इन द हैंड्स ऑफ एओपी में लिख के आएंगे सेक्शन 92। इन द हैंड्स ऑफ एओपी में क्या लिख के आएंगे? सेक्शन 92। द एओपी शैल पे टैक्स सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स। और इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स में क्या लिख के आएंगे? सेक्शन 88। 92 में भी 2-3 लाइनें हैं, 88 में तो पूरा फॉर्मूला है। नंबर शायद मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, ज्यादा है? ठीक है, हाँ ठीक है, 5 नंबर है ना, 5 नंबर में लिख दो ना, दोनों सेक्शन लिख देना। पहले 5 नंबर में सिर्फ 88 मैंने लिखवाया, 5 नंबर में दोनों लिखवा रहा हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस भी लिखवा रहा हूँ, तो शॉर्ट करके थोड़ा लिख देना जैसे भी कर सके। स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ एओपी एंड इट्स। ये तो लॉसेस को अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, लॉसेस का तो वही की पॉइंट है जो हमने आज पढ़ा है, और इसकी तफसील इंशाल्लाह लॉसेस के चैप्टर में समझ आएगी। अच्छा यार, अब ना 2 सवाल हैं, चैप्टर 19 में आओ, ताहिर वाला सवाल ढूंढो, ताहिर वाला कौन सा है? 20 है कौन सा? ताहिर वाला सवाल पेज 377। यार इसमें ना एक पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा, ये वाला, और लकीली ये पॉइंट एग्जाम्प्ट है, ये भी मैंने पढ़ाया नहीं हुआ। ये पॉइंट क्या है? एग्जाम्प्ट है, यानी इसने इनकम पे टैक्स देना है या नहीं देना। ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं हुआ, आपको समझ भी नहीं आएगा। इसकी इनकम माफ है, इसको पढ़ना भी नहीं है। जब माफ है तो न्यूमेरिकल के फेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। प्लॉट वगैरह बेचा है, शेयर्स परचेज किए हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है इसने, और कोई बिजनेस के एडमिन और खर्चे हैं, फाइनेंशियल खर्चे हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, ये हो जाएगा सवाल। बाकी ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका होमवर्क, चैप्टर 19 पेज 377। डन, चलें जी, ओवर। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं।